कैसे, कब, कहाँ, कौन बताया मुझे उसे लेने के लिए? जी देखिए, संस्कृत जो था वो एक्चुअली क्या है कि मेरा शुरुआत से ही थोड़ा-सा भारतीय संस्कृति की तरफ थोड़ा ज़्यादा में 3 क्वेश्चन होते हैं जो कंपल्सरी संस्कृत में करने होते हैं। एक ग्रामर का, एक निबंध या ऐसे का और एक व्याख्या का। बाकी हम जो है हिंदी या इंग्लिश में कर सकते हैं। तो इसलिए हम ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हैं, तो उस ऑप्शनल सब्जेक्ट की अपेक्षा ये बेहतर क्यों है? दूसरा एक चीज़ और, मैं केवल ये नहीं कहूँगा कि संस्कृत में क्या चीज़ें बेहतर हैं, ये सभी चीज़ें मैं एग्जाम्पल सहित कई सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ये भी मैं यहाँ समझ आऊँगा कि इसमें समस्याएं भी हैं कुछ, तो वो क्या समस्याएं हैं, ये दोनों चीज़ें पहले आप समझ लीजिए। जब आप, चूंकि लेने से पहले ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए कि सब ऑप्शनल सब्जेक्ट में ये अच्छाइयाँ हैं और ये कमियाँ हैं। दोनों को पता करने के बाद ही आपको प्रवेश करना चाहिए, और फिर उसके उपरांत आपको ये देखना चाहिए कि इस सब्जेक्ट को हमें लेना है तो एक बेहतर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अच्छा स्कोर करने के लिए, कि 300 प्लस अंक आप स्कोर कर पाएँ। अगले लेक्चर्स में हम यही परिचर्चा करेंगे कि इसके लिए फिर बेहतर स्ट्रेटजी क्या बनाएं जिससे कि आप 300 प्लस पार कर सकें। मेरे भी जो विद्यार्थी लगभग 300 के आसपास नंबर लाए हैं, किसी के फर्स्ट पेपर में अच्छे अंक आए हैं, किसी के सेकंड पेपर में अच्छे अंक आए हैं, तो उन विद्यार्थियों ने क्या विशेष किया और कौन सी यूनिट अटेम्प्ट की जिसके कारण उनके बेहतर अंक आए हैं, इन सभी पर चर्चा हम लोग करेंगे बाद में। फिलहाल हमारा जो विषय है, प्रकरण है, वो यही है कि हम लोग देखेंगे कि इसमें बेहतर क्यों है, क्यों लेना चाहिए यूपीएससी में संस्कृत। तो देखिए, यूपीएससी में संस्कृत लेने के लिए सबसे पहले कुछ कुछ मूल बिंदु हमने यहाँ लिख रखे हैं, उन्हीं को मैं एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा। सबसे बड़ी बात होती है कि अन्य पाठ्यक्रम देखेंगे आप, सिलेबस के देखना भी चाहिए आपको ऑप्शनल के, और उसकी अपेक्षा आप और छोटा थोड़ा सिलेबस कंपैरेटिवली देखा जाए तो छोटा है और ज़्यादा एफर्ट की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो दोनों पेपर को मिला के 5-5 होते हैं, उनमें से हमें 3 क्वेश्चन होते हैं जो कंपलसरी संस्कृत में करने होते हैं। एक ग्रामर का, एक निबंध या ऐसे का और एक व्याख्या का। बाकी हम जो है हिंदी या इंग्लिश में कर सकते हैं। तो इसलिए हम होता है, अब समझिए आप, जैसे अब सिलेबस आपका है, इसमें लघु ऐसे होता है कि आपका, जैसे कि मान लीजिए एक यूनिट है भाषा विज्ञान, आपकी फर्स्ट पेपर की जो सेकंड यूनिट है, यानी कि फर्स्ट पेपर की जो सेकंड यूनिट है भाषा विज्ञान, इस भाषा विज्ञान के लिए केवल आपको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। संस्कृत भाषा की में जो वैदिक संस्कृत भाषा की विशेषताएं, लौकिक संस्कृत भाषा की विशेषताएं और भाषा वैज्ञानिक अध्ययन में संस्कृत का योगदान, ये 3 चीजें पढ़ना है। इसके लिए मात्र आपको 60 से 70 पेज का कंटेंट पढ़ना होता है। 60 से 70 पेज का कंटेंट, यानी कि मुश्किल से 15 से 20 क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, और आपके 50 अंक का हर बार यहीं से आता है। उसमें से इस 20 जो 15 से 20 क्वेश्चन हैं आपके, इसी में से 80% क्वेश्चन हर साल रिपीटेड भी होने हैं। वो भी आगे मैं यहाँ बताऊंगा कि 80% प्रश्न रिपीटेड भी होते हैं। ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, आप पेपर उठाइए 10 ईयर का और देख लीजिए, आपको स्वतः ही ये मालूम चल जाएगा कि 80% रिपीटेड है। मैंने पहले भी यूट्यूब पर यह भी बताया है, जब जब पेपर होता है हर बार ये तक बताता हूँ कि ये क्वेश्चन नया पहली बार आया है और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, यानी कि मुश्किल से 20% क्वेश्चन ही नए होते हैं और 80% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पर कि जो सिलेबस है बहुत लघु है। जैसे भाषा विज्ञान में 60 से 70 पेज आपको करना है, 15 से 20 क्वेश्चंस तैयार करने हैं और आपका हर बार वही क्वेश्चंस आने हैं। अब इन्हीं क्वेश्चंस को आपको बहुत गुणवत्तापूर्ण तरीके से करना है, इनके कंटेंट को बहुत इम्प्रूवमेंट करके अच्छे से डायग्राम बना करके लिखना है, आपको फ्लो चार्ट का प्रयोग करना है, इस तरीके से अच्छे से इसी पर वर्क करना है आपको जो भी है। ये हो गया आपका। अब लघु पाठ्यक्रम है, और लघु पाठ्यक्रम में कैसा है कि जैसे कि आप और भी आपको समझा देता हूँ, इससे फर्स्ट पेपर की जैसे आपकी 5वीं यूनिट है जो अनिवार्य है, इसमें भी 5 ही टॉपिक से संस्कार, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और कला और विज्ञान, यह 5 टॉपिक्स हैं। इस 5 टॉपिक्स का भी आपको मात्र 100 पेज का नोट्स पढ़ना है,
यानी कि केवल आपको लगभग 25 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और 25-30 क्वेश्चन से आपका यहाँ भी आपका 50 अंक का पेपर आना है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी डिसाइड है कि 30 क्वेश्चंस आप यदि पढ़ लेते हैं सब कुछ मिला करके तो यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि संस्कार से केवल 5 से 7 क्वेश्चंस बनते हैं, वर्ण व्यवस्था से ऐसे ही 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं, 5 क्वेश्चंस, आश्रम व्यवस्था से आपके 5 से 6 क्वेश्चंस बन सकते हैं, कला से आपके 5 से 7 क्वेश्चंस बन सकते हैं, विज्ञान से आपके 5 से 7 क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस तरीके से सब मिलाकर के 25 क्वेश्चंस मात्र हैं। इन्हीं को आप बहुत अच्छे से तैयार करिए, याद करिए, प्रैक्टिस करिए, यही होता है। पिछले 10 साल में ये 25 क्वेश्चंस बार बार रिपीट भी हो चुके हैं, इसलिए ये संस्कृत ऑप्शनल आपको बेहतर है। दूसरा कि जो पाठ्यक्रम है वो बहुत निश्चित होता है कि यही पाठ्यक्रम है तो वही रिपीटेड भी होना है। तो सबसे अच्छा यही होता है कि एक बार ये तैयार हो भर जाए आपका संस्कृत ऑप्शनल, फिर इससे अच्छा ऑप्शनल कोई है भी नहीं। जब आप ये देखो कि पाठ्यक्रम छोटा हो, आप ये समझो कि मात्र आपको 5 यूनिट करनी है फर्स्ट पेपर में और 5 यूनिट करनी है सेकंड पेपर में, अटेम्प्ट करनी है। 8-8 यूनिट होती है जिसमें से 5-5 यूनिट आपको अटेम्प्ट करनी है। फर्स्ट पेपर में आपको 5 यूनिट में से केवल 2 यूनिट संस्कृत में लिखना है, और सेकंड पेपर में 5 यूनिट में से आपको मात्र 1 यूनिट संस्कृत में लिखनी है। यानी कि टोटल मिलाकर के 3 यूनिट आपको संस्कृत में लिखनी है और बाकी 7 यूनिट आपको अपनी लैंग्वेज में लिखनी है। या तो आप चाहे हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आपका इंग्लिश मीडियम भी है तो भी आप हिंदी में लिख सकते हैं, यानी कि आप जीएस इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं और ऑप्शनल यहाँ हिंदी में भी लिख सकते हैं आप। दूसरा ये कि आप चाहें कि तो ऑप्शनल इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो आपकी क्षेत्रीय लैंग्वेज है जैसे गुजराती तो गुजराती में भी लिख सकते हैं आप, यानी कि रीजनल लैंग्वेज में भी आप ये लिख सकते हैं। कितने क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन, केवल 3 ही क्वेश्चन मात्र संस्कृत में लिखने होते हैं। तो आपको मालूम चला सिलेबस लघु है। जब सिलेबस लघु होता है तो सबसे बड़ा फायदा होता है कि जब पेपर आ रहा होता है और आपको 5 दिन का समय मिलता है तो उसमें आप शीघ्र रिवीजन कर पाते हैं। ये सबसे अच्छी बात होती है कि सिलेबस लघु है, शीघ्र रिवीजन है, यानी कि इतना लघु सिलेबस है कि आप इसको मात्र यदि शॉर्ट नोट्स बनाए तो 300 से 400 पेज का यदि आप शॉर्ट नोट्स बना लेते तो हो जाता है। यदि आप 5 दिन का गैप मिलता है, एक दिन में 50 पेज भी रिवीजन करते हैं तो आराम से आप 50 पेज की जगह आप 80 पेज रिवीजन करेंगे तो आपका आराम से आप देख लीजिए इसको करके कितने दिन में हो जाएगा। 8×45 400 पेज का 5 दिन में रिवीजन कर सकते हैं, यानी कि 80 पेज एक दिन में रिवीजन करेंगे तो 5 दिन में रिवीजन हो जाएगा आपका ऑप्शनल। इस तरीके से रिवीजन भी शीघ्र होता है जब पाठ्यक्रम छोटा होता है, यही तो आपको चाहिए। इसके अलावा इसका अच्छा क्या है वो बताते हैं। देखिए अब सबसे बड़ी बात है, अभी मैं संस्कृत ऑप्शनल के एक टॉपर को सुन रहा था, उनकी वो भी यही कह रहे थे कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है और सिलेबस बहुत छोटा है इसलिए मैंने लिया है, जबकि वो बीटेक वगैरह किए हुए हैं। तो बीटेक करने के बाद भी वो ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि सिलेबस छोटा है, इसलिए अधिकतर सफलता भी इसमें बीटेक एमटेक वाले इंजीनियर ही पाते हैं क्योंकि वो इसको पढ़ते हैं अच्छे से। सबसे अच्छी बात है इसकी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे है सर? इसमें ये बोरिंग नहीं होता है कि आपको एक विषय पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो आप 8 दिन तक वही विषय पढ़ रहे हैं, ये नहीं। जी कैसे, कब, कहाँ, कौन बताया मुझे उसे लेने के लिए? जी देखिए संस्कृत जो था वो एक्चुअली क्या है कि मेरा शुरुआत से ही थोड़ा सा भारतीय संस्कृति की तरफ थोड़ा ज्यादा रुझान रहा है। रामायण महाभारत में देखता रहता था तो वहाँ पर किताबें पढ़ने अच्छा लगता था। श्रीमद् भगवद गीता शुरुआत में पढ़े थे तो थोड़ा सा बेसिकली क्या है कि अभी यंगस्टर्स पढ़ते तो उसको ओवरऑल नहीं आती है, धीरे धीरे वो समझ में आने लग गई थी। तो मैंने फिर देखा संस्कृत का सिलेबस देखा तो मुझे लगा कि यार इसमें विजडम भी गेन होगा और उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है। और आप देखोगे तो संस्कृत थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरह स्कोर होता है, तो एक स्कोरिंग भी अच्छा होता है क्योंकि 2021 में जब मैंने दिया था तो उस समय मेरे ऑप्शन में 275 to 80 के आसपास मार्क्स थे, तो अच्छा स्कोर था। तो इन सब चलते चलते फिर मैंने देखा कि तो संस्कृत ले लेते हैं। यानी कि 10 यदि रघुवंश के पूछना है तो 2 रघुवंश के क्वेश्चन आने ही आने हैं। यदि 15 श्रीमद् भगवत गीता के क्वेश्चन लगे हैं तो 2 आने ही आने हैं। 15 यदि वाल्मीकि रामायण के लगे हैं तो 2 आना ही आना है।
कितना अच्छा है भाई कि 10 में से 2 आना ही है, 10 क्वेश्चन से 2 आना ही है। ये सबसे अच्छी चीज है यहाँ कि इंटरेस्टिंग क्यों होता है, क्योंकि बदलता रहता है। दूसरा, कभी आप प्रेम कथा नैषधीय चरितम की में प्रेम कथा पढ़ रहे हैं, तो कभी आप मेघदूत में प्रेम कथा पढ़ रहे हैं, तो कभी आप नैतिकता की बातें कर रहे हैं, तो कभी आप कौटिल्य अर्थशास्त्र की परिचर्चा कर रहे हैं। ये सब आपका इंटरेस्ट बनाए रखते हैं कि चलो आज ये नहीं पढ़ना है तो ये पढ़ लेते हैं, आज गीता नहीं पढ़ना है तो आज हम एक काम करते हैं रामायण पढ़ लेते हैं, आज रामायण नहीं पढ़ना है तो हम एक काम करते हैं कादम्बरी पढ़ लेते हैं, कादम्बरी नहीं पढ़ना है तो मेघदूत पढ़ लेते हैं। यानी कि इंटरेस्टिंग है, आपको इंटरेस्ट इसमें बना रहेगा, ऐसा कभी भी बोरिंग नहीं होगा कि यार कहाँ फंस गई मैथ जैसे। हालांकि मैथ भी बोरिंग नहीं होता है जिसको अच्छा आता है, तो ये अच्छा है, इसका इंटरेस्ट बना रहता है। अब एक चीज और है इसके साथ सबसे अच्छी, ये सब चीजें तो ठीक है कि सिलेबस आप लागू कर लेंगे, इंटरेस्टिंग है, इसमें स्कोरिंग होता है और मैथ्स की तरह स्कोरिंग होता है। यही भी इंजीनियरिंग से उससे ही पूछा कि भाई आप ये बताइए कि आपने क्यों ऑप्शनल लिया, तो बोले कि स्कोरिंग। आप देखोगे तो संस्कृत थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरह स्कोर होता है, तो एक स्कोरिंग भी अच्छा होता है, क्योंकि 2021 में जब मैंने दिया था तो उस समय मेरे ऑप्शन में 275 टू 80 के है, और आसपास दूसरा मैथ्स की तरह वर्क करता है। कैसे करता है बताते हैं मैथ्स की तरह। मैथ में यदि आपसे पूछा 2 गुणे 2 कितना होता है, तो आप क्या कहोगे 4 होता है। ऐसा कहने पर आपको यदि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 ही अंक मिलेगा, कट नहीं करेगा आपका। सेम यहां भी होता है, यदि आपसे पूछे यदि और अपि इसकी संधि करिए और इसमें कौन सी संधि है यह बताइए, तो आप इसका आराम से संधि करेंगे कि इसमें संधि यद्यपि है और इसमें संधि यड़ संधि है। यड़ संधि किस सूत्र से हो रही है, तो आप कहेंगे कि इसमें ई को यड़ची से हो रही है, कि यद्यपि में संधि कैसे करना है, तो यद्यपि हो जाएगा। सूत्र कौन सा है, तो यड़ है। संधि कौन सी है, तो यड़ संधि है। और सूत्र कौन से हो जिसे यड़ संधि हो रही है, तो इको यड़ची है। बस इतना कहना है, तो आपको इसमें 2 नंबर का 2 नंबर आपका कंफर्म है, मैथ की तरह है। यानी कि आपको कोई 1.5 नंबर भी नहीं दे सकता है, कट ही नहीं कर सकता है, आप इतना कर पाएंगे। आपको लग रहा होगा ये करना भी तो कठिन है, संधि सीखना, बिल्कुल भी कठिन नहीं है ना। ई के बाद यदि आवरण आता है तो सदैव यावरण होना है, डिसाइड है। ई के बाद यदि यावरण आता है तो डिसाइड है ना। जैसे कुछ भी आप, इसके कई सारे उदाहरण हैं, आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। सुधि उपास्य होगा, आ आएगा, आ नहीं, आ की जगह यहाँ और भी है, एक स्थानीय सहितायाम विशेषयात, और भी कुछ नियम है इसके करने के। लेकिन कहने का मतलब यह है कि मैथ्स की तरह टेक्निकल है। आपको ये चीज, जैसे उसने कहा कि अचपित्याहार में कितने वर्ण आते हैं, अब आपको बताना है आ ई उ री री ए ओ आई औ, बस हो गया। आपने यदि ये बता दिए कि ये 9 वर्ण इसमें आते हैं तो हो गया आपको 2 नंबर मिल गया, 1 नंबर मिल गया। यहाँ कटने का बहुत ही कम चांस रहता है। यानी कि ये सबसे अच्छा है कि स्कोरिंग है मैथ्स की तरह है और दूसरे कम नहीं होता स्कोरिंग। एक चीज और इसके साथ अच्छी है कि और सब्जेक्ट में क्या होता है, अस्थिरता रहती है कि कभी 300 अंक आ रहा है, कभी 280 आ रहा है, कभी 200 ही आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जियोग्राफी ऑप्शनल में अभी धर्मेंद्र जाकर सर थे, वो यही बात कह रहे थे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है फाइनली, तो वो यही कह रहे थे कि यदि हम संस्कृत जैसा सब्जेक्ट भी देखें तो वो अच्छा है, कम से कम स्थिर सब्जेक्ट लिटरेचर क्यों लें। तो जैसे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता मार्क्स में। भाई संस्कृत में 250 से मतलब 300 के बीच में या 260 इतने मार्क्स तो आते ही रहते हैं। और छोटा थोड़ा सिलेबस कंपैरेटिवली देखा जाए तो रहता है कि भाई इसमें 250 के आसपास लगभग आ ही जाती है नंबर। आप यदि ठीक से थोड़ा सा पढ़ते हैं तो 250 के आसपास नंबर आ जाते हैं, और यदि बहुत अच्छे से करते हैं तो 300 प्लस भी ला सकते हैं। पवन कुमार जी 301 नंबर लाए हैं, और भी कई विद्यार्थी हैं जो लाए हैं, मेरे भी कई विद्यार्थी हैं जो फर्स्ट पेपर में अच्छा किए हैं, सेकंड में अच्छा किए हैं। अभी मार्कशीट आने वाली है, मार्कशीट आ जाए 1-2 दिन में, तो हम लोग मार्कशीट भी दिखाएंगे यहाँ ला करके कि किसके किस नंबर आ रहे हैं और मेरे भी विद्यार्थियों के कितने नंबर आए। पिछले बार भी मैंने बताया था कि 290 नंबर आए हैं एक स्टूडेंट के, वहीं मैंने बताया था किसी के 250 आए हैं, तो पिछली बार भी ये बात मैंने बताई थी आपको। अब देखिए और क्या होता है, तो स्कोरिंग होता है। अब सबसे अच्छी बात कि जो आप यदि इसके
10 साल के PYQ कर लेते हैं। और मैं तो कहता हूं 10 साल के PYQ नहीं, आपको मैं जो कराता हूं अपने नोट्स में 2001 से लेकर के 2024 तक के जो अभी हुआ है, यदि आप 2001 से 2024 तक के प्रत्येक विषय के PYQ कर लेते हैं, जैसे चारवाक दर्शन से क्या क्वेश्चन आए हैं 2001 से 2024 तक, वो आप लिख लीजिए। बौद्ध दर्शन से 2001 से 2024 तक क्या क्वेश्चंस आए हैं वो आप लिख लीजिए। ऐसे ही प्रत्येक टॉपिक्स वाइज करते जाइए। रामायण से क्या आए हैं, भगवत गीता से क्या आए हैं, सुंदरकांड से क्या आए हैं, ईशावास्योपनिषद से क्या आए हैं, संस्कार से क्या आए हैं। इस तरीके से आप 20 साल के क्वेश्चंस लिखिए। ये मैंने अपने नोट्स में लिखा रखा है कि जब मैं अपने नोट्स देता हूं तो उसमें शुरुआत में यही लिखा रहता है कि ये क्वेश्चंस हैं आपके दर्शन के, जैसे बौद्ध दर्शन के ये क्वेश्चंस हैं, सांख्य दर्शन के ये क्वेश्चंस हैं, चारवाक दर्शन के ये क्वेश्चंस हैं, शुरुआत में ही लिखे रहते हैं। कला के ये क्वेश्चन आए हैं, विज्ञान के ये क्वेश्चंस आए हैं। अब आप क्या करिए कि उन क्वेश्चंस का आप आंसर्स बनाइए या फिर आंसर्स लिखिए, या फिर जिससे पढ़ रहे हैं तो वो क्वेश्चंस आपके उसके पढ़ने के बाद कंप्लीट हो जाए। मैं यही कराता हूं कि अपना पढ़ाता हूं, पढ़ाने के बाद वो शुरुआत में जो क्वेश्चंस लिखे रहते हैं उस प्रत्येक क्वेश्चंस पर 5 से 7 मिनट प्रत्येक क्वेश्चन पर मैं बोल करके बताता हूं कि इसका उत्तर ऐसा लिखा जाएगा, इसका उत्तर ऐसा लिखा जाएगा। तो ये वर्क मैं करता हूं, इसका मतलब आप भी करना है, क्योंकि मैं भी संस्कृत ऑप्शनल से हूं, आप भी हैं, ध्यान रखना। तो 2001 से 2024 तक के यदि आप पेपर कर लेते हैं तो यहाँ 80% क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों में से होते हैं। कितने सर? 80? हाँ, 80% क्वेश्चन 2001 से 2024 के बीच जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसी से रिपीटेड होते हैं। केवल मात्र 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नए क्वेश्चंस बनते हैं, जो पहले नहीं आए हैं, वो नए नए टॉपिक्स में वो आ जाते हैं। तो इनको भी सिलेबस में जब पढ़ाया जाता है तो कवर किया जाता है कि चलो ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये क्वेश्चंस नहीं आए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अभी का भी यदि मैं बताऊं कि इस बार जब मैंने बताया था तो मैंने सुश्रुत के बारे में पढ़ाया था। पहले कभी सुश्रुत के बारे में नहीं आया था, लेकिन अभी आया था। मैंने पहले कभी अनात्मवाद नहीं पढ़ाया था, लेकिन फिर अनात्मवाद आ गया। ऐसे ही नई नई चीजें, जैसे अभी हेत्वाभास कभी नहीं आया, लेकिन दर्शन में हेत्वाभास आ सकता है। सन्निकर्ष कभी नहीं आया, सन्निकर्ष आ सकता है। बौद्ध का क्षणभंगुरवाद कभी नहीं आया, क्षणभंगुरवाद आ सकता है। इस तरीके से वेदांत का विवर्तवाद कभी नहीं आया, विवर्तवाद आ सकता है। अनुबंध चतुष्टय आ चुका है। मीमांसा दर्शन में जो भावना है, शाब्दी भावना, वार्थी भावना, ये अभी तक नहीं आया, ये आ सकता है। यानी कि इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं जो मैंने बताए हैं, जो अभी तक नहीं आए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, जो आने के चांस होते हैं, जो अभी तक नहीं आए हैं लेकिन आ सकती है। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है उस दर्शन में। तो केवल 80% क्वेश्चन तो वही होते हैं जो रिपीटेड हैं, यानी कि आपको पहले से पता कर सकते हो कि यही क्वेश्चंस आने हैं। आपको बताऊं, मैं पहले ही बता देता हूं कि 80% क्वेश्चन इस टाइप से आने वाले हैं, और ये यदि तैयार आप करके जाते हो तो हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी टीचर्स के साथ पढ़ रहे हैं उस टीचर के साथ क्या करिए कि 2001 से लेकर के 2001 तो से भी नहीं करते हैं आप, तो 2013 से लेकर के आप 2024 तक के PYQ का आप टेस्ट लिख लीजिए। पहले यूनिट वाइज लिख लीजिए और फिर फुल लेंथ टेस्ट लिख लीजिए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं और किसी अच्छे व्यक्ति को जो UPSC से जुड़ा है उससे चेक करा लेते हैं, मैं जब कॉपी चेक करता हूं तो यही करता हूं, मैं पहले उसको 2013 से 24 तक के क्वेश्चंस यूनिट वाइज लिखवाता हूं, फिर फुल लेंथ करवाता हूं और एक एक क्वेश्चन चेक करता हूं, उसका आंसर देखता हूं। तो जो ये 10 वर्ष के क्वेश्चंस लिखता है, इसी से ये सब रिपीटेड होते हैं। तो आपको टेस्ट सीरीज बहुत आसानी से इसकी उपलब्ध है, यानी कि आपको बस उपलब्ध क्या नहीं है, चेक करने वाला व्यक्ति। तो मैं हूं ना, मैं क्यों हूं, थोड़ा सा फीस ही ले रहा हूं ना, लेकिन आपके पर्सनली आपको बुला करके, लाइव मीटिंग में बुला करके आपसे बात करते हुए, संवाद करते हुए एक एक आंसर चेक करता हूं। ये बताता हूं कि ये थोड़ी सी आपने गलती की है, इसकी जगह ऐसा इंट्रो लिखिए, ये मेन बॉडी में कमी है, ऐसा मेन बॉडी लिखिए। ये सब मैं करता हूं, चेक किए हुए आंसर आपको प्रोवाइड करता हूं। जिन विद्यार्थियों ने मेरा अच्छे से कर रखा है, अच्छे नंबर ला रखे हैं, जैसे जिसने दर्शन के अच्छे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और नंबर भी उसके अच्छे आए हुए हैं, उनकी कॉपी में आपको प्रोवाइड करता हूँ। देखिए इसने ये अच्छा लिखा है, इसलिए ये आपको लिखना है। समझ में आ रहा? तो ये जो मैं करता हूँ ऐसा आपको भी करना है, कि मतलब आप जब भी ऑप्शनल तैयार करें तो 2001 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चंस लिखें
और 10 साल के क्वेश्चंस को लिखें और किसी अच्छे व्यक्ति से जो जानता हो, उसको नॉलेज हो, यूपीएससी से भी जुड़ा हो, संस्कृत से भी जुड़ा हो, यानी कि संस्कृत का प्योर व्यक्ति भी ना हो, यूपीएससी का प्योर ना हो, दोनों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, तो ऐसे किसी व्यक्ति से आप चेक कराइए जिससे कि वो इंटरलिंकिंग भी कर पाए। तो समझिए आपके 80% प्रश्न रिपीटेड होते हैं, सबसे अच्छी बात है। सिलेबस छोटा सा है, इंटरेस्टिंग है, स्कोरिंग है, मैथ्स की तरह बताया मैंने कैसे कि यद्यपि का यदि आपने बता दिया कि यद्यपि बनेगा यद्यपि का, तो आपको नंबर मिल गया। आज प्रत्याहार में कितने वर्ड आते हैं, आपने कह दिया 9 आते हैं। क्या आते हैं तो आपने बता दिया आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, बस हो गया। इतना लिखने में आपको क्या हो गया, मिल गया आपको नंबर, 1 नंबर। ये इतना टेक्निकल। अब और क्या अच्छा है, तो इतना समझ में आया होगा, और देख लेते हैं। इसके अलावा इसमें अच्छा क्या है कि संस्कृत में मात्र आपको लगेगा कि संस्कृत में लिखना है, संस्कृत सुनकर के ही आप डर जाएंगे, तो आप ध्यान रखो संस्कृत में आपको कंप्लीट पेपर लिखना ही नहीं है। आपको संस्कृत में मात्र 3 यूनिट लिखना है दोनों पेपर की मिलाकर के, यानी कि आपकी फर्स्ट पेपर में 5 यूनिट है, सेकंड पेपर में 5 यूनिट है, यानी कि फर्स्ट पेपर में आपकी 5 यूनिट है, सेकंड पेपर में आपकी 5 यूनिट है। इस 5 यूनिट में पहली यूनिट और 5वीं यूनिट संस्कृत में लिखनी है। सेकंड पेपर में आपको मात्र 5वीं यूनिट संस्कृत में लिखनी है, यानी कि केवल 3 यूनिट संस्कृत में लिखनी है, बाकी दोनों पेपर की 7 यूनिट आपको हिंदी या संस्कृत में लिखनी है। ये बात मैं अभी पहले बता चुका था। तो संस्कृत में मात्र 3 यूनिट लिखनी है, और 3 यूनिट में जो आपको संस्कृत में लिखनी है उसका नोट्स मैं आपको संस्कृत में बना करके देता हूँ और हिंदी में उसको अच्छे से समझा देता हूँ। यदि वो लेक्चर आप 2 से 3 बार देख लीजिए और 4-5 बार उसको थोड़ा सा समझ करके, चूंकि समझा करके ही पढ़ाऊंगा, 5 से 7 बार उसको पढ़ लीजिए तो आपके दिमाग में वो संस्कृत छप जाएगी और आंसर छप जाएगी। तो ये काफी कोई कठिन नहीं है। दूसरा कि आपको थोड़ी सी संस्कृत सिखाई जाती है, क्योंकि संस्कृत सीखने से क्या होगा कि आप एक तो इंटरव्यू में आपको थोड़ा सा लाभ होगा इसका, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो आप नए आ जाते हैं, जो मैंने आपको बताए हैं। तो नए क्वेश्चन में जब आपको वही फ्रेम करना हो, नई से संस्कृत में लिखना हो, तो अब नए क्वेश्चन को भी संस्कृत में आराम से लिख पाते हैं। तो थोड़ा सा संस्कृत लिखना सीखना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा सीखना पड़ता है। उसके लिए आपको मैं 30 से 35 1-1 घंटे के लेक्चर देता हूं। उस 30 से 35 लेक्चर्स में आप आराम से संस्कृत में सामान्य चीजें लिखना सीख जाते हैं, सामान्य बोलना सीख जाते हैं, सामान्य लिखना सीख जाते हैं। बस आपको 30 से 35 लेक्चर सुनना है उसका, ठीक है। तो ये संस्कृत के लिए। अब आप स्वयं को उससे सीखना है तो आप स्वयं से इसको सीख लीजिए, कहीं से आप देखिए जुगाड़ करिए। लेकिन मैं ये बात हमेशा कहूंगा कि यदि आप चाहते हैं और आपके पास पैसा है कि आप किसी गाइडेंस में कर सकते हैं, तो आपको बस ही गाइडेंस में करना चाहिए। पैसे के चक्कर में आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि भाई पैसा आपका नहीं दे, पैसा बचा ले और आप सेल्फ से कर ले। सेल्फ से कर सकते हो, समस्याएं होंगी थोड़ी सी आप यदि, लेकिन बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत मेहनती हैं और बहुत मेहनत करते हैं, समय आपके पास अच्छा खासा है देने के लिए, तो सेल्फ से भी कर सकते हैं। मैंने अच्छा खासा समय दिया है इसके लिए। आपको बताऊं, मैंने कुछ ज़्यादा ही अच्छा समय दे दिया। मैंने 18 महीने में ये नोट्स बनाया था। अब ऐसा क्यों बनाया? चूंकि नोट्स उपलब्ध ही नहीं है। पाणिनि कोचिंग को आप जानते हैं, केवल व्याकरण का नोट्स ठीक दे देते हैं, बाकी सब बंटाढार कर देते हैं। राजेंद्र सर के साथ भी यही प्रॉब्लम है। राजेंद्र सर संस्कृत साहित्य तो अच्छा पढ़ाते हैं, साहित्य तो अच्छे से कवर करा देते हैं, और साहित्य में भी जो उनकी बुक है उसी में गलतियां हैं। आप देख लीजिए बुक खरीद करके, उसमें ही गलतियां दिखेंगी आपको कई सारी, व्याख्या में ही। इनकी समस्या यह है कि ना इन्हें दर्शन ठीक से आता है और ना ही इन्हें व्याकरण ठीक से आता है। ये समस्या इनकी है, इनके कंटेंट। हाँ, इनका साहित्य ठीक है, जैसे कि कैलाश बिहारी सर जो पाणिनि वाले हैं उनका व्याकरण ठीक है, ऐसे ही इनका साहित्य ठीक है। तो इन्हें दर्शन की कमी है, व्याकरण की। अब दोनों की अलग अलग कोचिंग करोगे, ये समस्या है। दोनों से मैं पढ़ा हुआ बैठा हूँ, दोनों के नोट्स मंगा करके बैठा हूँ, देखा हूँ क्या समस्याएं हैं इनकी। हालांकि जिसकी मुझ तक पहुंच नहीं है
और कहीं पहुंच नहीं है, और जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं संस्कृत की, जब हो सकता है मैंने पढ़ाना ही स्टार्ट ना किया हो, तो वो लोग इनको भी सजेस्ट कर सकते हैं आपको कि राजन सर से पढ़ लीजिए, कैलाश बिहारी सर से पढ़ लीजिए। तो मैं मना नहीं करूंगा कि इनसे मत पढ़िए, लेकिन थोड़ा सा जान करके पढ़िए, बस मैं इतना ही कहूंगा। क्योंकि मैं तो बाद में ही आया हूँ पढ़ाने, कई लोग इनसे 2018-17 से भी तैयारी कर रहे हैं, लगे हैं, तो उनको तो यही होंगे, क्योंकि मैंने तो पढ़ाना ही 2020 के बाद स्टार्ट किया है, यानी कि ऑफिशियल यूट्यूब पर तो मैंने 2022 के बाद पढ़ाना स्टार्ट किया है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो आपको ये सब बातें भी ध्यान रखना है कि जो आपको थोड़ी सी संस्कृत सीखनी पड़ेगी, 3 यूनिट संस्कृत में लिखनी है, तो संस्कृत आपको सीखनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखो 3 यूनिट की जगह आप हो सकता है तो 4 भी लिखना पड़े संस्कृत में, क्योंकि ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप इन 3 यूनिट के अलावा भी चाहें तो संस्कृत में चयन कर सकते हैं। यदि आप और भी चीजें देखना चाह रहे हैं कि कौन सी यूनिट किस तरीके से तैयार करनी है, या फिर कौन सी यूनिट का सिलेबस क्या है, उसके लिए बुक कौन सी चाहिए, उसके लिए कैसे हमें तैयार करना है, किस यूनिट से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, यदि ये सब आप देखना चाह रहे हैं तो मैंने कुछ दिन पहले ही यूट्यूब पर पेपर 1 के लिए भी 2 घंटे का लेक्चर बनाया था, पेपर 2 के लिए भी 1-1.5 घंटे का लेक्चर बनाया है, जिसमें मैंने सिलेबस समझाया है और यूनिट वाइज ये बताया है कि इस यूनिट के लिए ये बुक ले लीजिए और इससे तैयारी कर सकते हैं, इस यूनिट के लिए ये बुक ले सकते हैं आप और तैयारी कर सकते हैं। वो सब बातें भी मैं पहले बता चुका हूँ। इसलिए देखिए, आपको बताऊं, आज मैं ही एकमात्र यूट्यूब पर टीचर हूँ, तो संस्कृत ऑप्शनल के लिए प्रॉपर मेहनत कर रहा हूँ और बहुत मेहनत से लगा हुआ हूँ। प्रत्येक संडे को मैं लाइव मीटिंग करा करके अपने स्टूडेंट को आंसर राइटिंग के लिए गाइड करता हूँ, आंसर उनके चेक करता हूँ, रेगुलर कर रहा हूँ पिछले 4 साल से। प्रत्येक संडे को मीटिंग कर रहा हूँ, उनके साथ आंसर राइटिंग डिस्कशन कर रहा हूँ, क्या आंसर आप लिख रहे हो वो दिखा रहा हूँ, टॉपर का आंसर दिखा रहा हूँ। आप यूट्यूब पर भी एक बार सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि संस्कृत में कितने लोग काम कर रहे हैं ऑप्शनल में, तो कर ही नहीं रहे हैं। और भी जो कोचिंग वाले हैं तो केवल एडवर्टाइजमेंट के लिए 1-2 दिन आ जाएंगे कि ये चीज़ है। हालांकि एडवर्टाइजमेंट तो मैं भी कर रहा हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ ये क्या एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये भी एडवर्टाइजमेंट है, हाँ, लेकिन मैं इसके साथ रियल में भी वर्क कर रहा हूँ, मेरे लिए और आपके लिए और कई और संस्कृत ऑप्शनल वाले विद्यार्थियों के लिए। अब एक लाभ और इसका होता है कि इसका आप GS4 में और निबंध में काफी अच्छे से यूज कर सकते हो। GS4 में और निबंध में आप अच्छे से यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि जब आपको ये बात कहनी है कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस की बात कहनी है, बताना है निबंध में कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस करना चाहिए, या फिर आपको वहां प्रोएक्टिव गवर्नेंस की जब बात करनी है तो आप इसको रघुवंश से कर सकते हो कि जो रघुवंश के राजा थे वो क्या करते थे, यथा कामार चितार्थी नाम, यथा कामार चितार्थी नाम, यानी कि जैसा अर्चितार्थी मांगने वाला होता था वैसा ही काम करते थे, यानी कि जो जरूरत पड़ती थी वो करते थे। यानी कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस, यानी कि पहले जो समस्या है उस समस्या को पहले ही पता कर लेते थे और आपके शिकायत करने से पूर्व ही उसका समाधान कर देते थे। जैसे कि आपके गांव में लाइट कट गई है तो आपको शिकायत करने ना जाना पड़े कि सर मेरी लाइट कट गई है जोड़ दीजिए, उससे पहले अधिकारी आकर के आपके गांव में आए और लाइट जोड़ करके चले जाएं। यही है प्रोएक्टिव गवर्नेंस। यानी कि यथा काम अर्चितार्थी नाम, अर्चितार्थी जैसे काम की इच्छा करे वैसा कर दे, यह रघुवंशी राजा है। तो इस तरीके से आप कोटेशन ऐड कर सकते हैं। आप देखते भी तो है कि कैसे लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, कैसे व्यक्ति बात करते हैं कि एम्स का ध्येय वाक्य पचंती शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो इस प्रकार की जो कोटेशन और सूक्तियां हैं इतनी अधिक सीख जाते हैं आप कि आप इसका प्रयोग करते हैं अपने निबंध में GS4 में तो काफी अच्छा नंबर आपको इसमें मिलता है और कई अच्छा लिख करके अच्छा स्कोर किए भी है ऐसा। तो ये आपको कोटेशंस जो अच्छी अच्छी होती हैं वो आप वहाँ बताते हैं। जैसे आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं तो कहेंगे सत्येव धर्मः, आप कर्म की बात कर रहे हैं तो कुरु कर्मैव की बात करेंगे, निष्काम कर्म की बात बता सकते हैं। इस तरीके से जैसे अब आपको बताऊं संसाधनों की बात आप कर रहे हैं तो संसाधनों का बेहतर दोहन करना है, उसकी बात आप ईसावासी उपनिषद से जोड़ सकते हैं। यानी कि आप इसकी जो कोटेशंस है छोटी छोटी उनका उपयोग GS4 में और निबंध में आराम से धूमधाम से कर सकते हैं। और लेकिन ध्यान रखिएगा समुचित उपयोग करना, ऐसे नहीं कि कोटेशन ही कोटेशन वहां डाल रहे हैं इससे इफेक्ट कर जाए आपका।
आपको इसको क्वालिटी के लिए डालना है कि जिससे आपका कंटेंट इंप्रूव हो, ना कि आपको नंबर काट लिए जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि उतना ही प्रयोग करना है जितने ठीक है। कैसा पता चलेगा कि जितना मैं प्रयोग कर रहा हूँ वो ठीक है? इसलिए तो आपको किसी अच्छे जानकार जो यूपीएससी की निबंध आदि लिखा है या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ऐसे किसी के से चेक करानी है और तैयार करना है। मैंने ये बात बता ही दिया कि चूंकि बहुत छोटा सिलेबस है, इसलिए इसका जब आप डिटेल्स में पढ़ते हैं और डिटेल्स की पढ़ने के साथ ही उसका शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। नोट्स बनाना चाहिए। जैसे कि मेरा डिटेल्स नोट्स दोनों पेज का याद भी आप देखेंगे तो 2000 पेज का लगभग है। 2000 पेज से 2500 पेज के करीब का हमारा नोट्स है डिटेल्स में, यानी कि जो कंप्लीट 500 क्वेश्चंस या फिर आप कहो कि 500 टॉपिक्स जो कंप्लीट दोनों पेपर के हैं, मैंने 200,000 से 2500 पेज में डिटेल्स में हैंड रिटन लिखे हैं, खुद लिखे हैं, सोचा है एक एक क्वेश्चंस पर, खुद बनाया है तब लिखा है। अब इन्हीं का मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है मुश्किल से 400 सब पेज में। अब ये 400 पेज का शॉर्ट नोट्स हो गया, ये डिटेल्स नोट्स हो गया। शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, यदि भूल रहे हो तो डिटेल्स नोट्स पढ़ लो। यानी कि शुरुआत में जब आपको पढ़ना है तो डिटेल्स पढ़ लेना है और साथ में ही शॉर्ट नोट्स बना लेना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे दर्शन का नोट्स 250 पेज का है और इस 250 पेज का मैंने दर्शन का शॉर्ट नोट्स केवल मात्र 30 पेज का बना रखा है। यही होता है शॉर्ट नोट्स। और कम मैं बता दूं तो चारवाक दर्शन मैंने 22 पेज में पढ़ाया है, 20-22 पेज में पढ़ाया है और इसका शॉर्ट नोट्स केवल 2 पेज में बनाया है। तो आप समझ रहे हो, इस तरीके से आपको करना है। शॉर्ट में क्या लिखना है? मूल सिद्धांत, मूल कोटेशन, मूल सूक्तियां, मूल बातें केवल लिखनी होती है जो आपको भूल सकती हैं या फिर याद करने में थोड़ी सी कठिन पड़ती है, वो सब आपको करनी है। और क्या है सर इसमें? और देख लीजिए, नंबर स्थिरता रहती, कंपटीशन कम है। कंपटीशन कम है कैसे है देख लीजिए। जैसे मुश्किल से इसमें हर बार 15 से 20 विद्यार्थी मेंस देते हैं, केवल 15 से 20 विद्यार्थी मेंस देते हैं और 15 से 20 विद्यार्थी में से प्रत्येक वर्ष 2 से 3 विद्यार्थी सिलेक्ट होते हैं। कितना ठीक ठाक है। मेंस 15-20 दे रहे हैं, 2-3 सिलेक्ट हो रहे हैं। और विद्यार्थी सिलेक्ट क्यों नहीं होते हैं? यही करते हैं कि भाई ठीक से ना वो PYQ लिख रहे हैं, ठीक से ना वो किसी गाइडेंस में काम कर रहे हैं। ये सब कमियों के कारण भी ये 2-3 हो रहे हैं, वरना ये 15-20 में से यदि ठीक से करें तो 7-8 हो जाए। लेकिन इसमें एक चीज और समस्या आप समझो कि किसी का यदि ऑप्शनल अच्छा है, 15-20 में से हो सकता है 7 से 8 विद्यार्थियों का ऑप्शनल बेहतर हो, लेकिन क्या होता है कि GS के चलते इनके नंबर ये फाइनल में मेरिट में नहीं आ पाती है, तो GSV ने समस्या कर जाता है। संस्कृत तो इनका काफी अच्छा होता है, स्कोर भी काफी अच्छा होता है। जैसे ऐसा मेरे कई विद्यार्थियों के साथ हुआ है कि GS में लुढ़कते हैं बार बार, लेकिन संस्कृत ऑप्शनल में उनके 150, 155, 160 नंबर सहे थे एक पेपर में। यानी कि दोनों पेपरों में उनके 290 किसी के आए, 280 आए, लेकिन भाई उनका समस्या क्या हो गया? GS लटक गए। तो ये समस्या भी एक होती है कि कई विद्यार्थियों का GS कमजोर होता है और संस्कृत ठीक भी होता है, तब भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये भी एक समस्या आ जाती है यहाँ पर। इसलिए 15-20 में से हर बार 2-3 लड़के होते हैं, किसी बार 1, किसी बार 2, किसी बार 3 लड़के सिलेक्ट होते हैं। अब इसमें नंबर की स्थिरता रहती है, यानी कि यदि आप ठीक ठीक लिखते हैं तो आपके 250 से के आसपास नंबर हमेशा रहेंगे। 250 से आपके 280-90 के भी 80 के बीच में यहां तक नंबर घूमते रहते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान रखो कि जो बिना गाइडेंस के और ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, PYQ वगैरह बहुत अच्छे से नहीं लिखते हैं, उनके 230, 240 ही नंबर रहते हैं। पाणिनि कोचिंग से पढ़ करके और राजेंद्र सर से पढ़ करके, यानी कि जितने मैंने विद्यार्थी पढ़ाए हैं उनमें से आधे से अधिक विद्यार्थी राजेंद्र सर या पाणिनि से पढ़ करके ही मेरे बाद आए हैं। और उन विद्यार्थियों के हर बार 2-3 बार 230, 240 अंक आए हैं। ऐसे मेरे पास कई स्टूडेंट हैं। मैं एक दो दिन में अभी देखता हूं तो एक विद्यार्थियों को लाऊंगा और बताऊंगा, उसकी अंक सूची भी दिखाऊंगा कि इसके देखो 2021 के मेंस में 230 आए, 2022 के मेंस में 240 आए, 248 आए। जितने भी जो नंबर आए वो मार्कशीट सहित मैं दिखाऊंगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी यदि व्याकरण मजबूत है और दर्शन कमजोर है तो भी काम नहीं चलेगा। यदि आपका
साहित्य कमजोर है तो भी काम नहीं चलेगा। यानी कि सभी सब्जेक्ट आपको ठीक टीचर हो कि जो सब कुछ अच्छे से पढ़ाता हो, ध्यान रखिएगा, तो उसको आपको करना है। इसके लिए सीधा साधा है, आप 2-4 डेमो देख लीजिए और साथ में आप कुछ विषय पढ़ करके देख लीजिए। जैसे मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर पढ़ाए हुए हैं, कई सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं, कई डेमो क्लास दी हुई है। आप मेरे ऐप पर भी जाएंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, GN शास्त्री नाम से प्ले स्टोर पर मेरा ऐप है, तो उसको डाउनलोड करके आप वहां भी लेक्चर्स दिख जाएंगे आपको, टॉपर्स कॉपी दिख जाएंगी आपको। तो ये सब है, ये हो गया। अभी तक सर आपने ये बखान कर दिया बहुत अच्छे से कि संस्कृत ऑप्शनल बहुत अच्छा है, दुनिया का सबसे अच्छा ऑप्शनल है, लेकिन इसकी चुनौतियां आपने नहीं गिनाई। चुनौतियां भी बताइए। बिल्कुल, चुनौतियां नहीं बताएंगे तो ये अन्याय होगा आप लोगों के साथ। ये अच्छाइयां हो गई, अब चुनौतियों की भी परिचर्चा कर लेते हैं। आप लोग बताइए सबसे अच्छी बड़ी समस्या क्या है? आप लाइव में तो है नहीं, तो आप रिकॉर्डिंग में बताइएगा मुझे सुनने के बाद कि भाई क्या समस्याएं हैं इसमें। जो मुझे समस्या इसमें मालूम है कि जो चूंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही रहा हूं और अभी भी हूं, तो मुझे इसके साथ क्या समस्याएं आई थी और मैंने कैसे समाधान किया वो मैं आपको बता देता हूं। तो मैं यहाँ समस्या लिखते जाऊंगा और समाधान मैंने कैसे किया वो भी मैं बताते जाऊंगा। जैसे मैं यहाँ बताते गया कि इंटरेस्टिंग कैसे है, उदाहरण दिया। संस्कृत में 3 यूनिट करनी है, मैंने उदाहरण दिया। स्कोरिंग है, मैंने उदाहरण दिया। मैंने PYQ क्यों करने हैं वो बताया, कैसे करने हैं वो बताया। ऐसी समस्या भी बताता हूं। सबसे पहली समस्या आपको ये मिलेगी कि आप किसी का नोट्स खोजेंगे कि भाई 10 यूनिट है तो किसी का बेहतर नोट्स मिल जाए। मार्केट में तो आपको आप सोचेंगे नोट्स मिल जाए किसी का, ठीक है, मार्केट में बेहतर नोट्स मिल जाए। अब आपको नोट्स मिलेगा भी, किसका मिलेगा? आपको नोट्स मिलेगा पारनी क्लासेस का, आपको नोट्स मिलेगा राजेंद्र सर का, आपको नोट्स मिलेगा अजंत का, आपको नोट्स मिलेगा एक्स्ट्रा और कोई कोचिंग का, ठीक है। अब आप ये सोचो, ये कोचिंगे हैं, इनका नोट्स अपडेट नहीं है। ये जो टीचर हैं, इन टीचरों को, इनकी कोचिंग को देख करके आप ये बात जान लीजिए, ये नोट्स मार्केट में पब्लिकली बिक रहा है और ये 20 से 25 साल पुराना नोट्स है। आज मुझे एक कॉल आया था तो वो कह रहे थे मेरे भैया ने कैलाश बिहारी सर से ही पढ़ा था 10 साल पहले, ऑप्शनल लेकर के वो IAS हैं। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि संस्कृत ऑप्शनल के लिए कैलाश बिहारी सर की कोचिंग ज्वाइन कर लें, तो मेरे उस दोस्त ने ये कहा कि उनका नोट्स अपडेट नहीं है, 20 से 25 साल पुराना है। समस्या क्या है पुराने नोट्स में? पुराने नोट्स में समस्या ये है कि जब जिस समय के इनके नोट्स हैं उस समय क्वेश्चंस 30 अंक का क्वेश्चंस आता था और उसको 600 शब्द में लिखना होता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अब अंकों की सीमा भी बदल गई है, शब्दों की सीमा भी बदल गई है। अब क्वेश्चंस या तो 10 अंक का आता है जो 150 शब्दों में लिखना है, या फिर 20 अंक का या 15 अंक का आता है जो आपको 250 या 300 शब्द में लिखना है। तो इन लोगों के नोट्स के साथ समस्या क्या है? ये नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये नोट्स अपडेटेड नोट्स नहीं है और इस कारण इनके नोट्स से तैयारी भी होगी, नंबर भी आएंगे, लेकिन नंबर कितने आएंगे? 230-40 नंबर तक इन लोगों के नोट्स काम करेंगे और आ जाएंगे। ये ऐसे विद्यार्थी मेरे पास कम से कम 30 से 40 विद्यार्थी आ चुके हैं पिछले 4 साल के अंतर्गत, 5 साल के अंतर्गत, जिनके 230-240 नंबर रहे हैं। यानी कि अब तो मैं सबको यूट्यूब पर मिल ही जाता हूँ, कहीं ना कहीं तो मिल जाता हूँ, तो वो देखते हैं। तो इन नोट्स की समस्या क्या है? अपडेट नहीं है। इनमें आधुनिक जो समस्याएं हैं उनका निवारण नहीं है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यूक्रेन रूस का वार हो रहा है, पाकिस्तान का वार हो रहा है, अभी पहलगांव में आतंकवादी हमला हो रहा है। इस प्रकार की जो समस्या आ रही है, या फिर जो आपकी मुद्रास्फीति की बात हो जाए, या
कुछ भी सामाजिक कोई समस्या हो, तो इन सभी चीजों से ये नोट्स अपडेट नहीं है। यानी कि इसमें आधुनिक एग्जाम्पल्स की कमी देखी जाती है कि जो आधुनिक चीजें चल रही हैं तो कैसे आप आधुनिक समस्या का समाधान के लिए उस संस्कृति की किसी चीज के लिए बता सकते हैं। क्योंकि कोई भी यदि कवि कुछ लिख रहा है या आचार्य कौटिल्य कुछ लिख रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है। जैसे आप देखते हैं कि आज जब हम राजनीति पॉलिटी की बात करते हैं जहां भी, और विश्व के किसी भी देश की यदि बात करें तो राजनेता के बारे में कहा जाता है कि भाई अब पढ़ा लिखा राजनेता होना चाहिए, तभी वो हम लोगों के मुद्दों को समझेगा, आर्थिक नीतियां कैसे बनानी है वो समझेगा, तो पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए। यही बात कौटिल्य कहते हैं कि विद्या विनीतो राजा ही प्रजायाम विनयरता अनन्याम पृथ्वी मुक्ते सर्वभूत हिते रता है। यानी कि अनपढ़ नेता नहीं होना चाहिए, पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए, जिससे कि वो देश के लिए नीतियां अच्छी बना सके, सोच सके कि क्या कर रहा है। चूंकि उस पर समग्र देश का भार होता है, राज्य का भार होता है, राज्य के आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ उसके हाथ में होता है, तो कैसे निर्णय लेना है ये अनपढ़ नहीं ले सकता है, एक अच्छा पढ़ा लिखा और विद्वान ही ले सकता है। इसलिए कहते हैं कि विद्या विनीतो राजा ही प्रजायाम विनये रतः अनन्याम पृथ्वी भुक्ते सर्वभूत हिते रतः। तो अब ये आया बात। अब इसका आप आधुनिक समय में क्या बताएंगे, इंपोर्टेंस आपको बताना पड़ेगा कौटिल्य अर्थशास्त्र का। क्वेश्चंस भी तो यही बना है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र का आर्थिक महत्व क्या है, इसी बार क्वेश्चंस बना है। अब आप इसका देखिए तो इसके बारे में कैसे आप बता पाएंगे। तो इन नोट्सों में ये चीज की कमी मिलेगी, ध्यान रखो। दूसरा एक चीज और होता है, अभी राम मंदिर बना था और राम मंदिर की चर्चा बहुत 2023-24 में चल रही थी। उसी समय में आप PYQ उठा लीजिए संस्कृत ऑप्शनल का, उसमें पूछा कि वाल्मीकि रामायण में राम राज्य का क्या स्वरूप वर्णित है उसको बताइए। अब आप बताओ कि इनका 25 साल पुराना नोट्स है, उस समय तो ये सब चल नहीं रहा होगा, वो मुद्दे राम मंदिर के तो चल भी रहे थे, तो तात्कालिक रूप से तो नहीं चल रहा था, तो ये क्वेश्चंस पूछा ऐसा। तो यानी कि थोड़ा सा घटनाओं से भी प्रभावित होकर के पूछे जाते हैं, तो उन चीजों को ध्यान रखना है जो कि इन नोट्सों में कमी दिखती है। यानी कि आधुनिक लिंकिंग नहीं रहता है, नोट्स अपडेटेड नहीं है। दूसरा, आधी से अधिक लोग इन्हीं का नोट्स पढ़ रहे हैं जितने लोग 15-20 लोग देते हैं। अब एग्जाम्पल वही बार बार प्रयोग कर रहे हैं, कोटेशन वही प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि उपमा कालिदास को सिद्ध करना है तो उपमा कालिदास के लिए वही 3-4 श्लोक बार बार लिख रहे हैं ये लोग। भाई कालिदास की उपमाएं कई सारी हैं, आप उनको चेंज कर लीजिए। जैसे सर ने 2 एग्जाम्पल दिए, श्लोक बताए, आप उन 2 एग्जाम्पल को ना लिख करके दूसरे 2 एग्जाम्पल लिख लीजिए। सर को ये सिखाना चाहिए कि आप इन्हीं एग्जाम्पल की जगह दूसरा एग्जाम्पल कैसे डाल सकते हैं। मैं पढ़ाता हूँ तो ये सिखाया है मैंने, बहुत मेहनत की है मैंने इस पर। तो ये समस्या है नोट्स की, जो नहीं मिलेगा मार्केट में, तो आपको थोड़ा सा नोट्स के लिए कार्य करना पड़ेगा। मेरे साथ ये अच्छा है कि आपको मैं अपडेटेड नोट्स। दूसरा एक बात और, पैसा फेंक तमाशा देख, इनका नोट्स आज ही खरीद लो। सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति, इनको नोट्स पैसे दो कहीं भी मार्केट में और इनके नोट्स खरीद लो। जबकि मेरा नोट्स खरीद के बताओ आप 1-2 रुपए में नहीं मिलेगा, मेरा नोट्स मिलेगा 10,000 में। मेरा नोट केवल PDF फॉर्म में मिलेगा, मेरा डाउनलोड करने के लिए नहीं मिलेगा, मेरा आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा, मेरा मार्केट में कोई भी नहीं बेच रहा होगा। मेरा नोट्स केवल देखने के लिए ऐप में PDF के फॉर्म में मिलेगा। जो अच्छा स्टूडेंट होगा वो देख करके बना लेगा, नोट्स लिखेगा, हाथ से मेहनत करेगा और मैं लिख। तो ऐसे मेरे नोट्स हैं, मैं तो बेचता नहीं हूँ इनकी तरह, कहीं भी आपको मिल रहा है नोट्स। तो आपको नोट्स भी ऐसा चाहिए जो ज्यादा वायरल नोट्स ना हो और वही एग्जाम्पल बार बार आए। थोड़ा सा आपको अपडेट करना पड़ेगा। नोट्स मेरे पास है, मेरे पास मिल जाएगा। मैं अपने पास नोट्स तो दूंगा ही दूंगा, अपने नोट्स के साथ आपको एक चीज और दूंगा। एक मेरे से पढ़िए, मेरा नोट्स पढ़िए, मेरे नोट्स पढ़ने के बाद तैयार करिए। जब आप इतना कर लेते हैं तो मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक बताऊंगा, उसकी PDF दूंगा मैं, और कहूंगा कि इस PDF को और आप चाहें तो पढ़ लीजिए, और इस PDF को पढ़ के कुछ चीजें और ऐड करना चाहें तो कर लीजिए। और ये सिखाऊंगा कि नए एग्जाम्पल आप कैसे ऐड कर सकते हैं, ये भी मैंने सिखाया है, नोट्स में कराया है। और
प्रत्येक संडे को जो लाइव मीटिंग करता हूँ उसमें यही सब सिखाता हूँ। जो नया नया करंट अफेयर्स में चलता रहता है कि ये हो गया वो हो गया, तो उसी से ऐड करके हर संडे को आपसे चर्चा करते रहता हूँ। आप भी संडे को मीटिंग में आकर के पूछ सकते हैं, सर ये एग्जाम्पल आप अपन ऐड कर सकते हैं क्या? सर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इस इंट्रो को ऐसा लिख सकते हैं क्या? सर इसका मेन बॉडी ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसका निष्कर्ष ऐसा लिख सकते हैं क्या? आप लिख करके लाइए, चेक करा लीजिए। समझ में आ रहा? मुझे अच्छा लगता है तो मैं हमेशा किसी का भी निष्कर्ष ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा ही जो कह रहा हूँ वही ठीक है, ऐसा कभी नहीं कहता हूँ। तो नोट्स मिल जाएगा आपको। क्या करना है, अब मेरे पास आप पढ़ सकते हैं। तो नोट्स यानी कि समस्या क्या है तो बता दिया आपको, तो आपको वरना आपको लगेगा कि भाई केवल अच्छा ही अच्छा बता रहे हो, बुरा नहीं बता रहे हो, तो बता दिया कि नोट्स की समस्या आती है। और जो नोट्स मिलते हैं मार्केट में उनकी भी क्या समस्या है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। और क्या है अब सर, एक चीज और है, नोट्स की समस्या आएगी यहाँ पर, लेक्चर की समस्या आएगी कि कोई लेक्चर नहीं बताएगा आपको। जो क्लासेस पढ़ाने की बात है कि जो लेक्चर होंगे वो आपसे कोई देगा नहीं, और देगा तो ठीक से नहीं पढ़ाएगा। मैंने इस पर गूगल मीट पर लाइव क्लास पढ़ाई है जो कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देता हूं, जिसमें कंप्लीट एक एक टॉपिक्स कवर कराया है, पिछले PYQ पर काम कराया है, और कंप्लीट सिलेबस को 110 लेक्चर में कंप्लीट कराया है। प्रत्येक लेक्चर लगभग 1 घंटे 30 मिनट का है और कोई लेक्चर 2 घंटे का भी है, यानी कि कोई लेक्चर 1 घंटे 30 मिनट का, कोई 2 घंटे का। इस तरीके से मेरे लेक्चर्स हैं, मैंने ऐसा कराया है। अब लेक्चर क्या कराएंगे, सब व्याख्यान विधि से कराएंगे। एक टीचर बोल रहा है, सामने वाला कुछ पूछ नहीं पा रहा है, मैंने ऐसा नहीं कराया है। मैंने लाइव गूगल मीटिंग पर अपने बैच को पढ़ाया है और क्वेश्चंस किए हैं स्टूडेंट ने, मैंने उसके आंसर दिए हैं। किस क्वेश्चन से स्टूडेंट पूछा, इसका सर आंसर बोल के बताइए, मैंने बोल के बताया है। दूसरा, आपको एक चीज और करनी है, मेरे साथ सबसे अच्छा मैं क्या करता हूं, प्रत्येक संडे को यानी कि रिकॉर्डेड क्लास देता हूं, तो प्रत्येक संडे को मैं एक लाइव मीटिंग रखता हूं 2 घंटे का। उसमें आंसर इंप्रूवमेंट की बात करता हूं, आप लोगों के लिखे गए आंसर चेक करता हूं, आपको गाइड करता हूं, आपको जो भी समस्या होती है वो समाधान करता हूं। ऐसा कोई नहीं कर रहा है आपको, तो ये आपको करना चाहिए। यानी कि आप स्वयं से भी करें तो आपके पास ऐसा व्यक्ति हो जिससे आप 7-8 दिन में मिल पाए, 5-7 दिन में मिल पाए, या कॉल करके बात कर पाए और पूछ पाए, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा आंसर लिख रहा हूँ, ये चेक करा रहा हूँ। ऐसा आपको करने के लिए चाहिए एक व्यक्ति, तो ये है, ये कमी मिलेगी इसमें। जैसे GS में, दूसरे ऑप्शनलों में ऐसा आपको हो सकता है कि मिल जाए, लेकिन बहुत ही कम होता है। लेकिन अभी फिलहाल तो मैं आपको ये चीज करता हूँ कि प्रत्येक संडे को लाइव मीटिंग करता हूँ, लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड प्रदान करता हूँ। अब और कमी क्या मिलेगी दूसरे सब्जेक्टों की अपेक्षा, इसमें आपको टॉपर कॉपी कम मिलेगी। टॉपर्स कॉपीज आपको टॉपर्स कॉपीज की यहां सबसे बड़ी समस्या दिखेगी, और इनके टॉपर्स कॉपीज आपको नहीं मिलेगी। मार्केट में किसी भी टीचर से आप मांगिए कि टॉपर्स कॉपी दीजिए, आप जिस भी टीचर से पढ़ने जा रहे हैं बोलिए हमें टॉपर्स कॉपी दिखाइए जिसको आपने बढ़िया से चेक करके दिया हो, आपको नहीं दिखा पाएंगे। टॉपर्स कॉपी दिखा भी देंगे तो आप ये बताइए कि सर आपने कुछ मॉडल आंसर बनाए होंगे, जैसे कि 2023 का एग्जाम हुआ, आपने इसका मॉडल आंसर बनाया होगा, मॉडल पेपर लिखा होगा, तो वो दिखाइए मुझे। कोई टीचर नहीं दिखाएगा मेरे अलावा। मैं आपको टॉपर्स कॉपीज देता हूं, वो क्विज चेक की हुई कि इस व्यक्ति ने ऐसा लिखा है और इसके इतने नंबर बन रहे हैं, इसके इतने नंबर बन रहे हैं, इसके क्वेश्चंस में ये गलती है, इसके क्वेश्चन में ये गलती है। मैं टॉपर्स कॉपी देता हूं। साथ में मैं आपको जो टेस्ट सीरीज कराता हूं उसमें मॉडल आंसर लिखता हूं, यानी कि टेस्ट सीरीज में आपको कोई संस्कृत में जो टेस्ट सीरीज कराएगा, वो संस्कृत में जो भी आपको टेस्ट सीरीज करा रहा होगा वो उसके मॉडल आंसर लिख के नहीं देगा, केवल क्वेश्चंस पकड़ा देगा और आंसर आप लिख करके लाओगे, आपके आंसर चेक करके दे देगा। लेकिन इसका आंसर कैसे लिखना है वो नहीं बताएगा, जबकि मैं आपको आंसर मॉडल भी लिख करके देता हूं। तो ये करूंगा, यानी कि मैंने क्या किया है,
इन्हीं समस्याओं को फेस किया है। टॉपर्स कॉपी नहीं मिलती थी तो मेरे पास जो स्टूडेंट आए मैंने उनसे क्वेश्चंस लिखाए, उसमें से जिसने अच्छा लिखा और अच्छे लिखने के बाद मेंस दिया उसके नंबर उस पेपर में अच्छे आए, भले सिलेक्शन नहीं हुआ है उसका, उससे मुझे मतलब नहीं है। यदि मैं ही सिलेक्टेड होता तो मैं पढ़ा रहा होता आपको कभी नहीं पढ़ाता। जो सिलेक्ट है संस्कृत से पढ़ा रहा है या क्या आपको नहीं पढ़ा रहा है, पढ़ाएगा वही जो मेहनत कर रहा है अपने संघर्ष के चरण में है, तो वही मैं कह रहा हूँ। और यही विद्यार्थी अच्छे से लिखते हैं जो संघर्ष के चरण में है। तो इनकी जो मॉडल आंसर है, बेहतर आंसर है, वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, खुद मॉडल आंसर करके आपको देता हूँ। जैसे कि आया कि संस्कृत में सुश्रुत के ऊपर निबंध लिखना है, तो सुश्रुत के ऊपर क्या ऐसी चीजें लिखी जा सकती हैं जो अच्छी हो और अंकदायी हो। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि भाषा विज्ञान में पाणिनि का योगदान लिखना है, तो पाणिनि ने तो बहुत कुछ किया है, लेकिन मुख्य क्या बातें हैं वो जो पाणिनि के बारे में लिखनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पाणिनि के क्या योगदान है भाषा विज्ञान में, यदि ये कोई व्यक्ति आंसर मॉडल लिख करके दे दे तो आपको ये फिर आप अनुमान लगा सकते हो कि पतंजलि का योगदान पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे, कात्यायन का योगदान पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे, या फिर निरुक्त का योगदान पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे। ये सब आप अनुमान लगा सकते हैं। कुछ मॉडल आंसर तो कम से कम कोई दे, यानी कि आपको 10 साल के PYQ लिखने हैं तो ये आपको कोई 3 साल के तो मॉडल आंसर लिख करके दे, तो उससे आपको अंदाजा लग जाए कि इसने ऐसे लिखे हैं तो इस तरीके से लिखे जा सकते हैं। दूसरा, आपको यदि लग रहा है कि कोई क्वेश्चन बहुत कठिन क्वेश्चन लग रहा है कि सर ये मुझ पर बन ही नहीं रहा है, इसका आंसर मुझे चाहिए ही चाहिए आपसे मॉडल लिख करके, तो कोई टीचर देगा, एक बार बात करके देख लीजिए आप, मैं दूंगा पर देता हूं मैं, इस पर आप पर नहीं बन रहा है ना तो मैं लिख करके देता हूं आपको, 2 दिन बाद दूं 3 दिन बाद दूं, लेकिन मैं दूंगा जरूर। या फिर इस मीटिंग को नहीं दूं तो अगले मीटिंग को लिख करके लाऊं, 7 दिन में लिख करके लाऊं, लेकिन मैं लिख करके देता जरूर हूं। तो इस तरीके से आपको मॉडल आंसर की समस्या आएगी, यानी कि टॉपर्स कॉपी की समस्या आएगी, नहीं मिलेगी, मॉडल आंसर की समस्या आएगी, थोड़ी सी टेस्ट सीरीज की समस्या आएगी, थोड़ी सी नोट्स की समस्या आती है। लेकिन मैंने इस तरीके से कोर्स डिजाइन किया है कि जिसमें आपको टॉपर कॉपीज भी देता हूं, आपको बेहतर लेक्चर भी देता हूं, लेक्चर्स के साथ ही आपका आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट के लिए चलाता हूं, आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट के लिए चलाता हूं। तो आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट करूंगा, टॉपर्स कॉपी दूंगा, लेक्चर दूंगा, मीटिंग करता हूं, मॉडल आंसर देता हूं, डिस्कशन करता हूं, डाउट क्लियर करता हूं। प्रत्येक बार पेपर आता है, पेपर के बारे में भी आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चंस नए आए हैं, ये पुराने आए हैं। दूसरा, मैं खुद UPSC के लिए मेहनत कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, तो मैं भी समझ सकता हूं आप लोग क्या कर रहे हैं, और खुद मुझे इसी ऑप्शनल से देना है, तो ये भी है। तो इस तरीके से आप समझें कि ये आपको समस्याएं भी आएंगी इसमें, तो ये समस्याएं हैं, ये अच्छा चीजें हैं। अब मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। फिर आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा क्या, आपको जो कंटेंट पढ़ाया जाएगा उसके हैंड रिटन नोट्स बनाने होंगे। आपको जो कंटेंट पढ़ाया जाएगा उसके हैंड रिटन नोट्स बनाने के बाद उस कंटेंट को याद करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा, उसके आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, और शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आपको याद करना पड़ेगा। याद करने के बाद आपको यूनिट वाइज टेस्ट लिखने पड़ेंगे, यूनिट वाइज टेस्ट के बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट लिखने पड़ेंगे, फुल लेंथ टेस्ट के बाद आपको बार बार रिवीजन और प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद आप पेपर में जाएंगे, अच्छा अंक लाएंगे। इतना प्रोसेस होगा। आपको जो नोट्स नहीं मिलता था, लेक्चर्स नहीं मिलता था, टॉपर्स कॉपी नहीं मिलती थी, मॉडल आंसर नहीं मिलता था, 20 साल के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स नहीं मिलते थे, ये सभी मैंने अपने बैच में कवर किया है, तो वो आपको मिल जाएगा। ये आपको मेरे आने से लाभ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये अच्छाइयाँ हैं, इस कारण आपको लेना चाहिए। ये समस्याएं हैं, इसलिए आपको लेना चाहिए। आपको एक बात और कहता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ आलोचनाएं भी बहुत सारी की हैं, खुल के आलोचना करता हूं, डरता तो मैं किसी से नहीं हूं, और इसलिए ऐसा करता हूं कि आप तक सत्य तथ्य पहुंच जाए। उसके बाद आपको जो करना है वो तो खुद से ही करना है। आपकी जेब से मैं पैसे निकाल के खुद नहीं ले लूंगा, आप ही देंगे तभी लूंगा। तो आप क्या करिए, सबसे पहले मेरा भी परीक्षण कर लीजिए, मेरे लेक्चर्स देख लीजिए, समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं तभी आप मेरा ज्वाइन करिए। दूसरा, दूसरे का भी जो है देख लीजिए, उसके भी लेक्चर समझ लीजिए, उससे भी कुछ कॉपीज मांग लीजिए, उससे भी कुछ मॉडल आंसर मांग लीजिए,
उससे भी कुछ टेस्ट मांग लीजिए, यदि वो देता है तो आपको ये हो जाएगा। यदि आपको मेरा ही देखना है तो प्ले स्टोर पर जाइए, GN शास्त्री ऐप डाउनलोड करिए, उसमें आपको लेक्चर्स दिख जाएंगे। पेपर 1 में कितने लेक्चर्स हैं, पेपर 2 में कितने लेक्चर्स हैं, पेपर 1 में मतलब फिर हमने टॉपर्स कॉपी दे रखे हैं, फुल लेंथ टेस्ट दे रखे हैं, यूनिट वाइज टेस्ट दे रखे हैं, इस तरीके से चीजें दिख रही हैं। हालांकि जो आपको दिखेगा उस पर कम है, क्योंकि आप जो बैच ज्वाइन करते हैं उस बैच में मुझे ऐड करना होता है और वो लेक्चर्स अंदर हैं, लेकिन फिर भी आपको कम से कम 100 लेक्चर्स तो दिख ही जाएंगे। आपको टेस्ट दिख जाएंगे, नोट्स दिख जाएंगे, मॉडल आंसर दिख जाएंगे, यानी कि कम से कम कुछ मॉडल आंसर तो दिख ही जाएंगे बाहर से, जैसे 15-20 मॉडल आंसर दिख जाएंगे, कुछ फुल लेंथ टेस्ट दिख जाएंगे, कुछ टेस्ट दिख जाएंगे, यूनिट वाइज टेस्ट दिए हैं मैंने, यूनिट वाइज मॉडल आंसर लिखे हैं। जैसे व्याकरण के क्वेश्चन होते हैं तो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका आंसर कैसे लिखोगे, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कैसे आंसर लिखोगे, 3 का है तो कैसे आंसर लिखोगे, 10 का निबंध आता है उसका कैसा आंसर लिखोगे, सब कुछ मैंने खुद मॉडल आंसर करके दिया है। और दूसरा केवल मैंने अपना नहीं दिया है, जिन्होंने टेस्ट सीरीज की है और अच्छा टेस्ट सीरीज का आंसर लिखा है उसकी अच्छी टेस्ट सीरीज जो मैंने चेक की है वो भी आपको प्रोवाइड की है, करता हूँ ऐप में। तो ये सब मैंने किया है, काफ़ी मेहनत की है। आपको अच्छा लगे तो मेरा परीक्षण कर लीजिए, सबका कर लीजिए, जिसका अच्छा लगे उसका ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग फिर मिलते हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि अब आप संस्कृत ऑप्शनल से संबंधित किस पार्ट पर चर्चा करना चाहते हैं, उस पर हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। कोई क्वेश्चंस भी यदि आपको कठिन लगता है कि इस क्वेश्चंस विशेष पर आप चर्चा करिए तो उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। जो भी आपको संस्कृत ऑप्शनल में बिंदु ऐसा लगता है कि इस पर कोई बोले अच्छे से, तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। टॉपर्स के साथ में बहुत बड़ी समस्या देख रहा हूँ कि जो संस्कृत से टॉप भी कर रहे हैं वो भी कुछ अच्छा गाइड नहीं दे रहे हैं। यदि इंटरव्यू देना है तो मेरे जैसे को दीजिए, तो मैं संस्कृत के आपसे क्वेश्चंस पूछूं कि कौन सी यूनिट अटेम्प्ट करते हो। यदि भाषा विज्ञान की यूनिट अटेम्प्ट करते हो तो इसमें क्या समस्याएं आती हैं, कैसे एग्जाम्पल से लिखते हो। तो टॉपर से यदि कोई मुझे इंटरव्यू देता तो मैं उसको बताता कि कैसे आपने क्या किया है। हालांकि मैं अपने किसी विद्यार्थी को यहाँ लाता हूँ जो अच्छा स्कोर किया है तो उसको आपसे यहाँ बात कराऊंगा और ऐसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा। ओके मित्रों।